बात है 1964 की। रीड रिचर्ड्स अपनी लैब में अपने कंप्यूटर्स पर काम में लगा है। उसकी पत्नी सूजन स्टॉर्म उससे बात करने के लिए वहाँ आती है। वो रीड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। 2 साल से बच्चा पैदा करने की कोशिशों के बाद अब ये हुआ था। रीड खुश तो है पर थोड़ा घबराया हुआ भी। उसे समझ नहीं आता कि बच्चा कैसा होगा, क्योंकि वो और सू दोनों ही कॉस्मिक रेस से बदल चुके थे और उनके पास सुपर पावर्स जो थी। सू उसे कहती है कि फिक्र मत करो और हम बहुत अच्छे माँ बाप बनेंगे। फिर कहानी में द टेड गिलबर्ट शो नाम का एक टीवी प्रोग्राम आता है। उसका होस्ट टेड गिलबर्ट सबको फैंटास्टिक फोर की कहानी सुना रहा होता है। 4 साल पहले रीड, सू, उसका भाई जॉनी और दोस्त बेन ग्रिम एक रॉकेट में बैठकर स्पेस में गए थे। उनका रॉकेट कॉस्मिक रेस की चपेट में आ गया। जब वो धरती पर लौटे तो उन सब में अजीबोगरीब ताकतें आ गई थी। रीड अपना शरीर खींच सकता था तो वो बन गया मिस्टर फैंटास्टिक। सू गायब हो सकती थी और फोर्स फील्ड्स बना सकती थी तो उसका नाम पड़ा इनविजिबल वुमन। जॉनी का बदन आग पकड़ सकता था जिससे वो उड़ पाता था और बन गया ह्यूमन टॉर्च। बेन का जिस्म एक नारंगी पत्थर में बदल गया जिससे वो महाशक्तिशाली बना और उसे नाम मिला द थिंग। पिछले कुछ सालों से फैंटास्टिक फोर न्यूयॉर्क सिटी के हीरो बने हुए हैं। वे हार्वी एल्डर नाम के एक सुपर विलेन से भिड़े थे जिसे मोल मैन अब भी कहते हैं। हाल ही के एक किस्से में ह्यूमन टॉर्च ने एक लड़की को आग से बचाया था। ठीक उसी टाइम रीड रिचर्ड्स ने रेड घोस्ट के नाम से जाने जाने वाले एक चालाक गोरिल्ला को धूल चटाई थी। लड़ाई के बाद सू और जॉनी ने अपनी पावर से टूटी फूटी इमारतों को वापस ठीक कर दिया था। रीड रिचर्ड्स, जो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करता है पर बच्चों को उसकी बातें बोरिंग लगती है और वे कोई भाव नहीं देते। सू ने अपनी समझदारी से मोल मैन के साथ एक शांति समझौता कर लिया। इससे उसके अंडरग्राउंड शहर सबटरेनिया के साथ एक चार्टर बना। मोल मैन को फैंटास्टिक फोर जरा भी पसंद नहीं थे पर वो सू की दरियादिली से इम्प्रेस हो गया और उसकी सारी बातें मान ली। देर रात जॉनी और बेन किचन में अपने रोबोट असिस्टेंट हर्बी के साथ डिनर की तैयारी कर रहे थे। रीड और सू उन्हें बच्चे वाली खुशखबरी देने के लिए अंदर आए। वे कुछ कह पाते उससे पहले ही बेन ने सू का चेहरा देखकर सही अंदाजा लगा लिया कि वो प्रेग्नेंट है। हर कोई खुशी से झूम उठता है और वे सब मिलकर इस खबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगले कुछ महीनों तक बेन और हर्बी बच्चे के लिए घर तैयार करने में जुट जाते हैं। रीड अपना सारा वक्त एक आम पालने के बजाय बच्चे के सोने के लिए एक खास पॉड बनाने में लगा देता है। वो उस पॉड से बच्चे के डीएनए पर नजर रखना चाहता है क्योंकि उसे अभी भी उसके स्ट्रक्चर को लेकर शक था। एक दिन रीड अपनी लैब में कंप्यूटर्स पर सिग्नल देख रहा था। जॉनी कुछ कागज लेकर उसे दिखाने आता है लेकिन रीड उसे कहता है कि वो अभी बिजी है। जॉनी रीड को एक टेलीपोर्टेशन टेस्ट करते देखने के लिए रुक जाता है। टेस्ट तो कामयाब होता है पर इतनी एनर्जी खींच लेता है कि पूरे शहर के इलेक्ट्रिक ग्रिड की बत्ती गुल हो जाती है। बाहर गलियों में कुछ स्कूल के बच्चे बेन को देखकर खुशी से चिल्लाते हैं। वे उससे अपने सिर पर एक कार उठाने के लिए कहते हैं। बेन उनके लिए कार उठा लेता है। उसे नीचे रखने के बाद वो उनकी टीचर से मिलता है जिसका नाम रेचल रोजमन था। बेन को वो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। सू अब किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती थी। एक रात जब रोबोट और बेन डिनर बना रहे थे, फोर को एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। शहर के ऊपर एक अजीब सा तूफान मंडरा रहा था। वे अपनी शिप फैंटास्टिक कार लेकर टाइम स्क्वायर पहुंचते हैं। वहाँ वे एक सिल्वर सर्फ बोर्ड पर हवा में तैरते एक एलियन को देखते हैं। ये था सिल्वर सर्फर। वो ऐलान करती है कि ये धरती अब खत्म होने वाली है। वो बताती है कि वो अपने मालिक गैलेक्टस की दूत है। वो सबसे कहती है कि तुम लोग इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते और बस अपने आखिरी पलों को जी लो। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी की रूह कांप जाती है। जैसे ही सिल्वर सर्फर उड़कर जाती है, जॉनी तुरंत आग बनकर उसका पीछा करता है। वो स्पेस में उसके बोर्ड तक पहुँच जाता है। वो अपनी भाषा में उससे कुछ कहती है और फिर एक झटके में उसे बोर्ड से गिरा देती है। रीड उस रास्ते का पता लगाता है जिससे सिल्वर सर्फर स्पेस में आई थी। उसे 5 और ग्रह मिलते हैं जो पूरी तरह से राख हो चुके थे। वो बाकियों को बताता है कि सिल्वर सर्फर झूठ नहीं बोल रही थी। वे आपस में बात करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। जॉनी बताता है कि सिल्वर सर्फर ने उससे एक अनजान भाषा में कुछ कहा था जिसे उसने अपने सूट के एक डिवाइस से रिकॉर्ड कर लिया था। फैंटास्टिक फोर जनता से वादा करते हैं कि वे गैलेक्टस के खतरे को हर हाल में रोकेंगे। पूरी दुनिया सांसें थाम कर देखती है और चीयर करती है जब उनका शिप स्पेस में उड़ता है। फोर एक ऐसे ग्रह पर पहुंचते हैं जिसे गैलेक्टस निगल रहा था। उनका शिप गैलेक्टस के विशाल शिप के अंदर खिंच जाता है। सिल्वर सर्फर उन्हें अंदर मिलती है। वो उन्हें गैलेक्टस के पास ले जाती है और समझाती है कि वही तय करती है कि उसका मालिक कौन कौन से ग्रह निकलेगा। वो जॉनी से कहती है कि उसने जो पहले कहा था उसका मतलब था अपनों के साथ मरो, क्योंकि उसे लगा था कि धरती का भी यही हश्र होगा। फोर को गैलेक्टस के सामने ले जाया जाता है जो एक दैत्य जैसा कॉस्मिक जीव था। रीड गैलेक्टस से धरती को बख्शने की विनती करता है। तभी गैलेक्टस सू के अजन्मे में बच्चे को भांप लेता है। वो महसूस कर सकता है कि बच्चे में एक ऐसी खास शक्ति है जो उसकी कॉस्मिक भूख को हमेशा के लिए मिटा सकती है। वो फोर
के सामने एक सौदा रखता है। वो धरती को छोड़ देगा अगर वे उसे अपना बच्चा दे दे। वे साफ मना कर देते हैं। गैलेक्टस उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर फॉर वहाँ से निकल भागते हैं। सिल्वर सर्फर उनके पीछे लग जाती है। जैसे ही वे घर वापस जाने वाले पोर्टल की तरफ उड़ते हैं, सू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बेन उन्हें पोर्टल के अंदर ले जाकर वहाँ से निकलता है पर सिल्वर सर्फर भी उनके पीछे आने में कामयाब हो जाती है। रीड ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल कर सिल्वर सर्फर को एक टाइम डायलेशन फील्ड में फंसाने में कामयाब हो जाता है। इससे वो समय में ही जम जाती है जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। अपने शिप में वापस आकर सू एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वे फ्रैंकलिन रखते हैं। जब फैंटास्टिक फोर धरती पर वापस आते हैं तो सब बहुत खुश थे, ये सोचकर कि वे कोई अच्छी खबर लाए हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सबको बताना पड़ता है कि वे गैलेक्टस को हरा नहीं पाए। रीड उस चॉइस के बारे में बताता है जो गैलेक्टस ने उन्हें दी थी और लोगों को बताता है कि उन्होंने धरती बचाने के लिए अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही लोग फौरन भड़क जाते हैं और फॉर के खिलाफ हो जाते हैं और उनके इस फैसले को गद्दारी की तरह देखते हैं। उधर सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को समझाने की कोशिश करती है कि एक बच्चे के पीछे पड़ना सरासर गलत है, पर वो उस पर सवाल उठाने के जुर्म में उसे चुप करा देता है। बाद में टीम इस पर बात करती है कि आखिर गैलेक्टस को एक बच्चा क्यों चाहिए। उन्हें समझ आता है कि गैलेक्टस को जरूर लगता है कि बच्चे के अंदर कोई कॉस्मिक पावर छिपी है। जॉनी सू को एक वीडियो दिखाता है जो उसने गैलेक्टस के शिप के अंदर सिल्वर सर्फर का रिकॉर्ड किया था। वो उसे बताता है कि उसने एक कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाया है जो उसकी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। उसी समय धरती पर लोगों का डर और गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि जुपिटर के पास एक बहुत बड़ा शिप देखा गया था और उन्हें यकीन था कि वो गैलेक्टस ही है। इस पूरे मामले का तनाव सू पर बहुत भारी पड़ता है। वो बच्चे को लेकर अपनी बिल्डिंग के बाहर विरोध कर रही भीड़ के सामने आ जाती है। वो भीड़ से कहती है कि वो इस दुनिया के लिए अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करेगी, पर वो वादा करती है कि फॉर उन्हें बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसकी बातों से कुछ लोगों का टीम पर भरोसा वापस लौट आता है। फिर रीड के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो पूरी धरती को ही एक दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करने का आइडिया देता है ताकि उसे गैलेक्टस से छुपाया जा सके। इस प्लान के लिए पूरी दुनिया से बेहिसाब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दुनिया की सारी सरकारें इसके लिए तैयार हो जाती है और बिजली बचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाती है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। टेलीपोर्टेशन टावरों का नेटवर्क खड़ा होने के बाद धरती पर हर कोई प्लान के लिए तैयार था, लेकिन तभी सिल्वर सर्फर वहां आ धमकती है और टावरों को एक एक कर तोड़ना शुरू कर देती है। जॉनी उसे टाइम स्क्वायर में लगे आखिरी टावर तक पहुंचने से रोकने के लिए उसके पीछे उड़ता है। वो उसका सामना करता है और उसे बताता है कि उसने उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके उसके अतीत का सच पता लगा लिया है। उसका असली नाम शालाबाल था और उसकी एक बेटी भी थी। गैलेक्टस उसके ग्रह पर भी आया था, पर उसने अपने ग्रह और अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद को उसके दूत के रूप में कुर्बान कर दिया था। जॉनी उसे बताता है कि वो उन सभी लोगों की आवाजें सुनती है जो गैलेक्टस की वजह से तबाह हुई दुनियाओं में मारे गए थे। ये सच शालाबाल को झकझोर देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। जॉनी उसके पीछे जाता है और बच्चे की जगह खुद को पेश करता है, पर सिल्वर सर्फर कहती है कि ये फैसला वो नहीं कर सकती। तब फॉर एक आखिरी प्लान बनाते हैं। वे फ्रैंकलिन को चारे की तरह इस्तेमाल कर गैलेक्टस को एक तय जगह पर बुलाएंगे। फिर वे गैलेक्टस को एक पोर्टल के जरिए धरती से दूर किसी अनजान वीराने में भेज देंगे। सू समेत हर कोई इस खतरनाक प्लान के लिए राजी हो जाता है। वे मोल मैन से डील करते हैं कि वो न्यूयॉर्क के लोगों को अपने अंडरग्राउंड शहर सबटेरेनिया में पनाह दे। फॉर उस खाली शहर के बीचों बीच टेलीपोर्टेशन डिवाइस को बच्चे के साथ चारे की तरह रख देते हैं। गैलेक्टस धरती पर आता है और सीधा उसी जगह की ओर बढ़ता है जहां बच्चा और डिवाइस रखे थे। जैसे ही वो बच्चे के करीब आता है, चारों मिलकर उस विशाल गैलेक्टस पर हमला कर देते हैं ताकि उसका ध्यान भटका सके। लड़ाई के दौरान जॉनी फुर्ती से बच्चे को एक खिलौने से बदल देता है, पर गैलेक्टस भांप लेता है कि फ्रैंकलिन तो बैक्स्टर बिल्डिंग में है जहां फॉर रहते हैं। वो उसे लेने के लिए बिल्डिंग की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। फॉर फौरन हरकत में आते हैं। सू गैलेक्टस के खिलाफ एक बहुत बड़ी और ताकतवर फोर्स फील्ड बनाती है। गैलेक्टस रीड को उसकी हद तक खींचकर तोड़ने की कोशिश करता है। जॉनी बेन को बहुत ऊंचाई से गिराता है ताकि वो विलेन पर जोर से गिरे और अपना क्लॉबरिंग टाइम अटैक शुरू कर सके। सू अपनी पूरी ताकत लगाकर गैलेक्टस को इतनी दूर धकेल देती है कि वो पोर्टल में जा गिरता है। इससे रीड को पोर्टल खोलकर फ्रैंकलिन को वापस लाने का मौका मिल जाता है। पोर्टल बंद होने से पहले गैलेक्टस बाहर निकलने की कोशिश करता है। जॉनी गैलेक्टस में उड़कर उसे अंदर धकेलने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सिल्वर सर्फर वहां आकर जॉनी को रास्ते से हटा देती है। फिर वो अपने पुराने मालिक को पोर्टल के अंदर धकेलती है और खुद भी उसके साथ चली जाती है। रीड, बेन और जॉनी नीचे उतरते हैं और सू को बेहोश पाते हैं। रीड की लाख कोशिशों के बावजूद सू की सांसें थम चुकी थी। फ्रैंकलिन अपनी माँ के लिए रोने लगता है। रीड अपने बेटे को माँ के
ऊपर लिटा देता है। फ्रैंकलिन सू को छूता है और एक पल बाद वो फिर से जिंदा हो जाती है। सू रीड से कहती है कि उनका बेटा उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा कमाल का निकला। न्यूयॉर्क के लोग अपने घरों को लौटते हैं और फॉर को एक बार फिर अपने हीरो की तरह सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। उनका द टेड गिल्बर्ट शो में जाना फिक्स होता है, पर तभी उन्हें एक और इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। टीम फौरन फैंटास्टिक कार की तरफ भागती है। रीड, बेन और जॉनी बड़ी मुश्किल से फ्रैंकलिन की नई कार सीट लगा पाते हैं और जब वे कामयाब हो जाते हैं तो चारों एक साथ एक नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। Please like and subscribe.